नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एचटेट पीजीटी फाइन आर्ट 2016 का पेपर लेके आए हैं, जो लेवल थर्ड कहलाता है। पीजीटी का जो पेपर होता है एचटेट का, वो लेवल थर्ड होता है। तो ये लेवल थर्ड 2016 का पीजीटी फाइन आर्ट का पेपर है, जिसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें 91 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। इससे पहले हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा का जीके और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, तो वो कुछ मैटर अलग होता है जीके का, जो आपको पता होना चाहिए। और अभी हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें 91 नंबर क्वेश्चन है कि बसोली चित्रकला की खोज है वो किसने की थी। इसी के साथ में ना आप इंग्लिश में भी देख लेना, जो इंग्लिश वाले हैं, बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, ये अजीत घोष के द्वारा। तो बसोली चित्रकला की खोज किसने की थी? अजीत घोष ने। तो इसमें आपका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, अजीत घोष। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मूर्ति के कितने आयाम होते हैं। हाउ मैनी डायमेंशंस स्कल्पचर हैज, यानी कि स्कल्पचर जो होती है, मूर्ति जो होती है, उसके कितने डायमेंशन होते हैं। तो उसके 2 डायमेंशन होते हैं। कितने होते, सॉरी 3 डायमेंशन होते हैं। वो क्या होती है? 3D होती है, 3D होती है। और कोई भी धरातल होता है, अगर हम किसी को मतलब कोई आर्ट वर्क कर रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, आपके पास एक धरातल है, चाहे आप दीवार पे बना रहे हो, या आप कैनवास पे बना रहे हो, या फिर आप पेपर पे बना रहे हो, तो वो आपके पास एक धरातल है। तो वो कितने आयामी होता है? वो द्विआयामी होता है। उसके 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। जैसे ये धरातल है, इसकी क्या है? ये तो चौड़ाई होगी, ये क्या होगी? लंबाई होगी। तो लंबाई और चौड़ाई ये 2 आयाम हो गए। जब अगर ये मूर्ति के रूप में आएगा, तो इसकी क्या है? ये लंबाई चौड़ाई के अलावा ये क्या है? ये गहराई आ जाएगी, या फिर ऊंचाई आ जाएगी। तो ऐसी अगर चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाती है। अब इसमें क्या है? ये चौड़ाई बन गई, ये लंबाई बन गई, और ये क्या बन गई? ये ऊंचाई बन गई। तो 3 आयाम ऐड हो गए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जब 3 डायमेंशन ऐड हो गए तो वो मूर्ति बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? किशनगढ़ स्कूल की चित्रकला के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ के राजा के बारे में पूछा है, जो इस शैली के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो किशनगढ़ शैली के संस्थापक है वो कौन कहलाते हैं? सावंत सिंह। और इनका उपनाम क्या है? नागरी दास। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इनका उपनाम है नागरी दास, ये इनका उपनाम है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी मैं आपको बता देता हूँ कि किशनगढ़ शैली जो है, इसके खोजकर्ता कौन है। लाइक बसोली शैली के खोजकर्ता भी पूछ लिया, तो किशनगढ़ शैली के खोजकर्ता कौन है? एरिक डिकिंसन है। कौन है? एरिक डिकिंसन। सावंत सिंह का ये उपनाम है नागरीदास, ये यहाँ के संस्थापक थे। और किशनगढ़ जो शैली है, इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता कौन है वो हम देख रहे हैं। उनका नाम है एरिक डिकिंसन। क्या नाम है? एरिक डिकिंसन, ये इनके खोज करता है, एरिक डिकिंसन। उसके साथ में अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय चित्रकार पिकासो के नाम से भी जाना जाता है? पिकासो के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से कौन सा कलाकार है जो पिकासो के नाम से जाना जाता है? उनका नाम है जैमिनी रॉय। यामिनी रॉय, इनको जैमिनी रॉय भी बोल सकते हो, यामिनी रॉय भी बोल सकते हो। ये कलाकार हैं जो भारतीय चित्रकार हैं। ये पिकासो, पाब्लो पिकासो एक बहुत अच्छे वेस्टर्न के कलाकार थे, जो गणवादी चितेरे माने जाते हैं, आप सभी को पता होगा। तो उनकी संज्ञा इनको दी जाती है, क्योंकि इनका काम भी बहुत सॉलिड है। ठीक है, और इसी के साथ में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल में प्रसिद्ध व्यक्ति चित्रों का चितेरा कौन था? मुगल काल के अंदर इसमें से कौन है? तो आप सभी को पता होगा, बिशन दास कलाकार ऐसे हैं जो व्यक्ति चित्र के रूप में पर सभी चित्र बनाते थे ज़्यादातर, बिशन दास कलाकार। और ये बिशन दास जो है जहांगीर के काल में आते हैं। किसके काल में आते हैं? जहांगीर के काल में आते हैं, जहांगीर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज जब आपको होगा तभी आप ज़्यादा फ़ायदा जो है उठा पाओगे। तो इसमें क्या है कि मुग़ल जो कला है, इसमें सभी चित्रों की जब बात आती है, तो अकबर का जो काल आता है, ये जो मिस्किन है, दसवंत है और बसावन है, ये क्या है? ये अकबर के काल के कलाकार हैं। ठीक है, वो जो बिशन दास है वो केवल एक जहांगीर के काल का कलाकार है, जहांगीर के दरबार का कलाकार कह सकते हो आप। तो जहांगीर के काल में भी व्यक्ति चित्र जो है वो बने थे, और अकबर के काल में भी व्यक्ति चित्र जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि अकबर के काल में सबसे ज़्यादा व्यक्ति चित्र बने हैं, यानी कि संख्याओं की बात करें
सबसे अधिक सर्वाधिक व्यक्ति चित्र जो बना है वो किसके काल में बना है? अकबर के काल में। लेकिन उत्कृष्ट व्यक्ति चित्र जो बने हैं ना सुंदरता के मामले में, वो जहांगीर के काल में बने हैं। ये बात आप याद रखोगे कि अगर आपसे ये पूछे कि सर्वोत्कृष्ट सभ्य चित्रों का निर्माण किसके काल में हुआ था, क्या बोलेंगे? सर्वोत्कृष्ट, लाइक इस तरीके से सर्वोत्कृष्ट। तो सर्वोत्कृष्ट का मतलब होता है सबसे उत्कृष्ट सभ्य चित्रों का निर्माण, तो जहांगीर का काल हो गया। लेकिन जब आपसे पूछे कि सर्वाधिक व्यक्ति चित्रों का निर्माण किसके काल में हुआ, तब आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे अकबर का काल है। ये बात आप याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार कन्फ्यूजन में डाल देती है ये बात। तो आप याद रखोगे आज से कि सर्वाधिक व्यक्ति चित्रों का निर्माण काल किसके काल में है? मुगल काल में, तो वो है अकबर का काल। और अगर सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति चित्रों की बात करें तो वो किसका होगा? जहांगीर का काल होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। उस समय बॉम्बे कहते थे उसको, क्या कहते थे? बॉम्बे। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, सिचुएटेड। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे है? बॉम्बे में है। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रशैली का कौन सा मशहूर चित्रकार था? हिंदी में इंग्लिश में दोनों देख लीजिए, आप इंग्लिश वाले हैं ना, इंग्लिश में साथ में आप पढ़ लीजिए। तो मैं यहाँ पे हिंदी में करवा रहा हूँ। किशनगढ़ चित्रशैली का कौन सा मशहूर चित्रकार था? उसका नाम था निहाल चंद। क्या नाम था? निहाल चंद था। निहाल चंद के बारे में आप जानते होंगे, किशनगढ़ शैली की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जिनका नाम था बनी ठनी। उस बनी ठनी का चितेरा है निहाल चंद। इसका नाम है पूरा मोरध्वज निहाल चंद। क्या नाम है? मोरध्वज निहाल चंद। इसी निहाल चंद ने उस बनी ठनी की पेंटिंग बनाई थी। और बनी ठनी की जो पेंटिंग है, आपको जैसे ये एस्टेट का पहला पेपर हमने सोल्व किया 2017 वाला किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि बनी ठनी का मूल नाम क्या था? उसका मूल नाम था विष्णु प्रिया। क्या नाम था? विष्णु प्रिया इनका मूल नाम था, बनी ठनी का मूल नाम था। और ये क्या है? ये जो नागरीदास थे, किशनगढ़ शैली के संस्थापक नागरीदास, उनकी ये प्रेयसी मानी जाती थी विष्णु प्रिया। और उन्होंने ये अपनी प्रेमिका की पेंटिंग जो है वो बनवाई थी विष्णु प्रिया, जो राधा का रूप है, जो क्या है? राधा का रूप है। और बनी ठनी नाम उसका पड़ा। और उसके ऊपर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी की गई थी। कब की गई थी? 1973 में, 1973 में। ये बात भी आप याद रखोगे, ठीक है। ये 3-4 बातें हो गई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल स्कूल के कलाकारों ने इनमें से किस टेक्निक को अपनाया था? यानी कि बंगाल स्कूल वाले जो कलाकार थे, वो वहाँ के जो कलाकार थे कौन थे? अवनींद्र नाथ थे, है ना, गगनेंद्र, ये जो सारे बंगाल शैली के कलाकार हैं। नंदलाल बोस हो गए, असित कुमार हलदार हो गए, चितेंद्र नाथ मजूमदार हो गए, लाइक ये कलाकार जो बंगाल शैली वाले थे। तो उन्होंने, आप सभी को पता होगा, वॉश टेक्निक में काम किया है। क्या ऑयल में काम किया था? क्या टेम्परा में भी काम किया था? क्या वॉश में भी काम किया था? ये तीनों, यानी कि इसमें 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है सभी। तो आपको क्या लगता है? आप टेम्परा कहोगे, नंदलाल बोस ने टेम्परा टेक्निक में काम किया, लेकिन ऑयल में किसी ने काम नहीं किया। ये बात आप हटा दीजिए। तो क्या बचता है? वॉश। मैन उनकी टेक्निक क्या है? वॉश ही है। तो आप वॉश ही करोगे, सभी विकल्प मत कर देना, ठीक है। क्योंकि क्या है? वॉश टेक्निक में काम करते थे। और ये वॉश टेक्निक जो है ये चीन, जापान से सीख करके आए थे। कौन सीख के आए थे? अवनींद्र नाथ ठाकुर। ये वहाँ पे गए थे भ्रमण करने, और ये टेक्निक वहाँ की है, जापान की है। वॉश टेक्निक जापान की है और जापान से सीख करके आए थे, फिर इसने इंडिया के अंदर लागू किया था। और ये इंडियन इसको कहते हैं कि वॉश टेक्निक जो है भारतीय शैली है, भारतीय स्टाइल है, भारतीय टेक्निक है, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑयल पेंटिंग में उस समय जब बंगाल का स्कूल चल रहा था ना, उसी दौरान विपरीत साइड में वेस्टर्न टेक्निक, ऑयल टेक्निक के अंदर केवल एकमात्र चितेरा था जो कोई भी शैली स्टाइल से जुड़ा हुआ, स्कूल से जुड़ा हुआ कलाकार नहीं था, जिनका नाम था राजा रवि वर्मा। वो ऑयल पेंटिंग बनाते थे भारतीय पौराणिक कथाओं को लेकर के, यानी कि रामायण महाभारत ये सब कथाएं लेकर के उनके ऊपर पेंटिंग बनाते थे। और ऑयल टेक्निक में बनाते थे, जो ऑयल टेक्निक क्या है? वेस्टर्न की टेक्निक है, ठीक है। ये केवल मात्र एक ही चितेरा था, राजा रवि वर्मा उस समय। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी मूर्ति है जो एलोरा गुफाओं से संबंधित नहीं है? विच स्कल्पचर इज नॉट रिलेटेड टू एलोरा केव्स? राउंड लिफ्टिंग माउंट कैलाश, ओब्वियसली ये तो उसी से रिलेटेड है। महेश त्रिमूर्ति, आप बताओ कहाँ की है? आप सभी को पता होगा महेश मूर्ति कहाँ पे पड़ती है? त्रिमूर्ति ये पड़ती है एलिफेंटा गुफा में। कहाँ पे पड़ती है? एलिफेंटा गुफाओं में। नटराज शिव भी है, ये भी है, शिव नर्तक भी, ये तीनों मूर्तियाँ देखने को मिल जाती है। लेकिन महेश मूर्ति, त्रिमूर्ति जो है ना, ये कहाँ पे है? ये एलिफेंटा गुफा में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा गुफा कहाँ पे है? मुंबई में। एलोरा गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद जिले में। और एलिफेंटा महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ती है। और दारापुरी नाम का एक टापू है, वहाँ पर पड़ती है, ठीक है। और उसके अंदर ये जो महेश त्रिमूर्ति है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में फिर 100 नंबर क्वेश्चन है, पटना शैली का दूसरा नाम क्या है? पटना शैली का दूसरा नाम क्या है? कंपनी शैली।
क्या है, कंपनी स्टाइल, कंपनी शैली, पटना शैली, विच इज द अदर नेम ऑफ पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? हो सकता है अब की बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में रहे पटना शैली, गुजरात शैली, दक्षिण शैली, राजपूत शैली, तो आप क्या कहोगे? पटना शैली, ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी शैली का दूसरा नाम पटना शैली है। पटना शैली का नाम कंपनी शैली पड़ा क्योंकि पटना उस समय व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, बहुत फेमस, और जो चितेरे थे वो पटना में रह कर के चित्रकारी करते थे। जो वेस्टर्न लोग थे वो अपने परिवारों की पेंटिंग बनाते थे, पोर्ट्रेट बनवाते थे, तब जो वो कलाकार थे वो पटना के अंदर रहते थे, इसलिए वो पटना शैली ही बनी और उसको कंपनी शैली कहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा मुगल बादशाह कला प्रेमी नहीं था? इसमें से कौन सा बादशाह है जो मुगल कला प्रेमी नहीं था? बाबर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, कौन सा था ऐसा कलाकार? आप सभी को पता होगा औरंगजेब ऐसा कलाकार आया था जिसने उस मुगल कला को छिन्न भिन्न कर दिया था, यानी कि मुगल जो चित्रकला, चित्रों को उन्होंने भगा दिया था दरबार से। वो कला प्रेमी था ही नहीं, चित्र हो चाहे संगीत हो चाहे नृत्य हो, कोई भी कला में उसको इंटरेस्ट नहीं था, सब लोगों को उन्होंने भगा दिया था। तब ये क्या, चितेरे वहाँ से भाग करके अलग अलग जगह पर चले गए थे, कुछ लोग पहाड़ी क्षेत्र में, कुछ लोग इधर दक्षिणी भाग में चले गए थे, राजस्थान में कुछ, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पे सारे क्या है डाइवर्टेड हो गए थे। तो औरंगजेब ऐसा एक मुगल बादशाह था। तो इस तरीके से ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। फिर आपका 102, मेवाड़ चित्रशैली का मुख्य कला केंद्र था। मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र कौन सा था? ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें क्या है कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो मेवाड़ चित्रशैली का अगर मुख्य कला केंद्र पूछें तो वो कौन सा है? उदयपुर, क्योंकि उदयपुर को ही क्या बोलते हैं? मेवाड़ बोलते हैं, ठीक है, राजस्थान के उदयपुर। क्योंकि मेवाड़ चित्रकला जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उदयपुर से ही होती है। कहाँ से होती है? उदयपुर से होती है, और मुख्य कला केंद्र वही बन जाता है उदयपुर, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 103। सांची स्तूप कौन से राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट सांची स्तूपा इज सिचुएटेड? सांची स्तूप कहाँ पे है? बताओ कहाँ पे है? कहाँ पे है? एमपी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर ये सांची का स्तूप पड़ता है। किसके द्वारा बनाया गया? अशोका के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। शुंग काल ने इसके ऊपर पत्थर लगवा दिए थे, सातवाहन कालों ने तोरण द्वार बनवाए थे, अलग अलग काम हुआ है सबका, याद रखना ये चीज़। शुंग ने क्या है, पत्थर जुड़वा दिए थे, चारों तरफ वेदिका निकलवा दी थी। अशोक ने वेदिका नहीं निकलवाई थी, केवल स्तूप बनवाया था। वेदिका शुंग ने निकलवाई है, पत्थर से निकलवाई है, और अशोक ने ईंटों से बनवाया था। शुंग काल ने उस ईंटों के ऊपर पत्थर की चुनवाई करवा दी थी। उसके बाद में फिर सातवाहन शासक आए, उन्होंने क्या कर दिया, चारों तरफ 4 दरवाजे बना दिए थे जिनका नाम है तोरण द्वार, ठीक है, चारों दिशाओं के। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कटरा मथुरा की बैठी हुई बुद्ध मूर्ति का संबंध किस काल से है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस काल से है? कुषाणकालीन है। बैठी बुद्ध की मूर्ति कटरा मथुरा की, कटरा टीला जो मथुरा है वहां की जो बैठी बुद्ध मूर्ति है वो कुषाणकालीन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम कला केंद्र संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये स्टेट 2017 वाला पीजीटी फाइन आर्ट 2000 स्टेट पीजीटी फाइन आर्ट 2017 वाले पेपर, जैसे इससे पहले हमने सोल्व किया ना, उस पेपर के अंदर ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी। उसमें ये क्वेश्चन नहीं था, बट मैंने बताया था कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिल गया है। तो ऑब्वियसली जो भी चीज़ बताऊँ आप एक्स्ट्रा पूरी ध्यान से सुनो, अच्छे से देखो वीडियो को, एक नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, ऑब्वियसली अच्छा फायदा होगा आपको। तो महाबलीपुरम जो है ये पूछा है, ठीक है। तो उसमें क्या था 2017 वाले में ऐसे था कि रथ मंडप है, रचना प्रधान है। ये 3 प्रकार के एक मंदिर होते हैं, एक रथ और एक मंडप और एक रचना प्रधान। ये 3 प्रकार के मंदिर हैं। वो कहाँ पे बने हुए हैं? तो वो महाबलीपुरम में बने हुए हैं। ऐसे पूछा था वो कहाँ पे बने हुए हैं, तो वो महाबलीपुरम में रथ मंदिर, मंडप मंदिर और रचना प्रधान मंदिर, ये 3 प्रकार के हैं। और उस समय मैंने ये बताया था कि महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु में पड़ता है, और ये पल्लवकालीन प्रसिद्ध क्षेत्र है। पल्लव काल यानी कि पल्लव राजा हुआ करते थे यहाँ पे। कौन से? पल्लव राजा हुआ करते थे। यही क्वेश्चन हमसे कर लिया अभी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश्वर मंदिर तंजौर को किसने? ये राजराजेश्वरी है, ठीक है, ये राजराजेश्वरी है। अगर राजराजेश्वर दे देता तो आप क्वेश्चन को आराम से कर देते, क्योंकि राजा राज तो वही तो है, इसको राजराजेश्वर बोलते हैं। इसने शॉर्ट लिख दिया राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया। इस मंदिर का पूरा नाम याद है ना आपको, राजराजेश्वर, तो आप कर दोगे कि राजा राज सिंह हैं, तभी तो इसको राजराजेश्वर मंदिर बोलते हैं। जो तंजौर के अंदर है, तंजावुर, ठीक है। तो ये किसने बनाया है? राजा राज सिंह ने, क्योंकि इसको मंदिर का पूरा नाम है ना, आप इस तरीके से याद रखो, राजराजेश्वर मंदिर, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि इसका पूरा नाम यही है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है।
अगर मुझे जो याद है ना, तो मुझे तो अगर मैं देखो स्टार्टिंग में मैंने यही बोला राज राजेश्वर मंदिर तंजौर में किसने बनवाया था, लेकिन यहाँ पे क्या है राजेश्वर मंदिर लिखा है, क्योंकि इसका पूरा नाम राज राजेश्वरी है। मैंने पढ़ा है तो राज राजेश्वर ही पढ़ा है, तो इसलिए क्या है ये आपका सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो राज राजेश्वर मंदिर पहला ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से कलाकार ने लकड़ी और कपड़े द्वारा कुटुम काटम नामक ये बुत बनाए थे? ठीक है, प्रोड्यूसर द कुटुम काटुम, ये स्कल्पचर है, ये स्कल्पचर है, देखो स्कल्पचर कुटुम और काटुम, कुटुम काटुम मेड द वुड एंड क्लॉथ के द्वारा जो बनाए गए हैं, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ ठाकुर, टैगोर के द्वारा। ठाकुर टैगोर एक ही बात है। अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देलवाड़ा मंदिरों का संबंध, ये क्वेश्चन फिर दोबारा, ये क्वेश्चन वही है, थोड़ा से इनका उल्टा पुल्टा करके दे देते हैं, और ये चीज़ मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूँ कि देलवाड़ा मंदिर उसमें क्वेश्चन अलग था। विमल शाही और तेजपाल मंदिर, उन मंदिरों की सन डेट पूछी थी हमसे। विमल शाही 1032 ईस्वी, 1233 ईस्वी, तेजपाल मंदिर है, दोनों की ये डेट है, और वही हमसे डेट पूछ ली थी, और डेट एग्जैक्टली आपको पता है कि आप उसमें पढ़ी है तो आप बता दोगे। और वहीं पे मैंने जिक्र किया था, ये राजस्थान के अंदर माउंट आबू देलवाड़ा सिरोही जिले के अंदर पड़ता है, और वो जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर, यही बात मैंने बताया था उसके अंदर। तो ये क्या हो गया आपका? जैन मंदिर। देखो वो एक पेपर आप देख लो, तब ये पेपर देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर। अपभ्रंश चित्रशैली की चित्रशैली पर आधारित है। अपभ्रंश चित्रशैली किस चित्रशैली पर आधारित है? तो ये किस पे है? जैन पे आधारित है, क्योंकि अपभ्रंश शैली में ऑब्वियसली जैन से संबंधित ही काम हुआ है। किससे हुआ है? जैन शैली से संबंधित। और अपभ्रंश शैली का नामकरण अपभ्रंश चित्रशैली, अपभ्रंश शैली ये नामकरण किसने दिया है अपभ्रंश का? ये राय कृष्ण दास ने दिया है। ये भी मैंने जिक्र किया है, क्योंकि आगे ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बात याद रखना कि इसने दिया है, ये राय कृष्ण दास ने ये नाम दिया है अपभ्रंश। ये अपभ्रंश चित्रशैली नामकरण इसके द्वारा दिया गया है। उसके बाद में ये मेडिवल पीरियड आता है, ये मध्यकाल है। क्या है? मध्यकाल की कला है, मध्यकालीन कला। फिर 110 नंबर क्वेश्चन आपका कि पहला भारतीय कला विद्यालय कहाँ पे शुरू हुआ था? मद्रास में शुरू हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। कब शुरू हुआ था? 1850 में। ठीक है, मद्रास के अंदर, चेन्नई मद्रास, वहाँ पे चेन्नई का ही नाम है मद्रास। 1850 में पहला ये कल वहाँ पे विद्यालय शुरू किया गया था, और वहाँ के सबसे पहले जो भारतीय प्राचार्य बने थे उनका नाम था देवी प्रसाद राय चौधरी। कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी थे। ये बात भी आप याद रखोगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 111 इंग्लिश वाले साथ में इंग्लिश में देखते रहें। गांधार मूर्ति कला पर किसका प्रभाव दिखता है? गांधार मूर्ति कला पर किसका प्रभाव दिखता है? इंडो ग्रीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडो ग्रीक। भारतीय यूनानी कला क्या है? इंडो ग्रीक। इसको गांधार कला को इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, यानी कि भारतीय यूनानी कला। तो इसमें देखिए ग्रीक कहाँ पे है? ये रहा, कहाँ पे है? 1 नंबर पे। तो ग्रीक क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। इंडो ग्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक। ग्रीक का मतलब होता है यूनान, भारतीय यूनानी कला। यूनानी कला का प्रभाव है गांधार की मूर्ति शिल्प पर, और गांधार की मूर्ति शिल्प ब्लैक पत्थर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? काले पत्थर से। किससे? काले पत्थर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लघु चित्रशैली में रंगों का प्रयोग होता था। रंगों का प्रयोग होता था, यानी कि कौन से रंगों का प्रयोग होता था? द कलर्स यूज्ड इन मिनिएचर पेंटिंग वर नेचुरल एंड मिनरल, यानी कि प्राकृतिक और खनिज। उसके बाद में या प्राकृतिक है या रासायनिक है या फिर खनिज है। तो कौन से प्रकार के रंगों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है? तो उसमें कौन से रंग थे? प्राकृतिक और खनिज, दोनों ही प्रकार के रंग काम में लिए गए थे, नेचुरल एंड मिनरल। ठीक है, नेचुरल एंड मिनरल जो है, दोनों ही प्रकार के रंगों का प्रयोग लघु चित्रशैली में देखने को मिलता है। उसके बाद में फिर हम चलते हैं 113 पे। लघु चित्रशैली को लघु चित्रशैली ही क्यों कहते हैं? ये भी क्वेश्चन शानदार है कि लघु चित्रशैली को लघु चित्रशैली ही क्यों कहते हैं। केवीएस में ये क्वेश्चन आया था। उसको इसलिए कहते हैं कि ये आकार में छोटी है, इसलिए कहते हैं। आकार में छोटी होने के कारण, या फिर इसमें छोटे छोटे चित्र बनाते हैं, विशाल आकार है, छोटे चित्र बन रहे हैं, इसलिए कहते हैं, या फिर ज्यामितीय आकृति में बनने के कारण इसको कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। ये आकार में छोटी होने के कारण ही लघु चित्रशैली कहते हैं, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, इसलिए छोटी छोटी पेंटिंग बनाते थे। राजा महाराजा थे, साथ में पेंटिंग लेके जाते थे जब भी कहीं जाते थे घूमने वगैरह, तो छोटे छोटे साइज़ की पेंटिंग बनाते थे। जैसे राजस्थानी शैली है, वो भी क्या है? लघु चित्रशैली है।
मुगल शैली है वो भी क्या है, लघु चित्र शैली है। मुगल शैली है वो भी क्या है, लघु चित्र शैली है। जैसे मध्यकाल से पाल जो शैली है वहाँ से ये लघु चित्र शैली जो है उसका निर्माण होना शुरू हुआ था। पाल जो बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन सा कला के अंदर दक्षिणी कला का नहीं है, दक्षिणी कला का नहीं है। बीजापुर, गोलकुंडा, गंगानगर, अहमदनगर। देखिए ये गंगानगर जो है ना ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के उत्तरी साइड में है गंगानगर, और ये पंजाब के इसकी बॉर्डर लगती है गंगानगर की, ठीक है। पंजाब की बॉर्डर गंगानगर से लगती है, गंगानगर पंजाब के बॉर्डर लगती है। इसका मतलब क्या है, राजस्थान के एकदम टॉप पे है ये गंगानगर, ठीक है। और बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर ये तीनों क्या है, ये तीनों दक्षिण कला के अंदर है, लेकिन गंगानगर क्या है, राजस्थान का है, तो दक्षिण कला में तो नहीं आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 114, चित्रकार मनसुख का संबंध किस चित्र शैली से है। मनसुख का संबंध, तो ये मनसुख इसमें नाम दिया है, देखिए यहाँ पे मनसुख, मानकू है, क्या है, मानकू। मानकू किसका है ये तो आपको पता होगा, गुलेर का है, तो आप क्या करोगे, गुलेर करोगे, ठीक है। तो मनसुख थोड़ा सा रिलेट करता है ना, तो आप वही समझिए, मनसुख लिखा है तो कोई बात नहीं, ये मानकू है। चित्रकार मानकू का संबंध किस चित्र शैली से है, उसको मनसुख भी बोल देते हैं, मानकू भी बोल देते हैं, तो क्या है, गुलेर शैली का कलाकार है। गुलेर कौन सी है, पहाड़ी शैली है, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रसिद्ध शिल्प पुरुष धड़ किससे बना है। सिंधु घाटी की सभ्यता का शिल्प है पुरुष धड़, जिसको क्या बोलते हैं, मेल टोर्सो, इंग्लिश में देखो यहाँ पे मेल टोर्सो बोलते हैं। ये मेल टोर्सो जो स्कल्पचर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की फेमस स्कल्पचर है, ये किससे बनती है, सॉरी किससे बनी हुई है, ये मार्बल से बनी हुई है, या धातु से बनी हुई है, या फिर टेराकोटा से, या फिर रेड लाइमस्टोन यानी कि लाल चूना पत्थर से बनी हुई है। क्या है, लाल चूना पत्थर से बनी हुई है, ठीक है। ये जो मूर्ति है लाल चूना पत्थर से ही बनी हुई है। ये मूर्ति मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है डाउट क्लियर हो जाए। ये वाली जो फोटो आप देख रहे हो ये है, ये देखिए लाल रंग का ही दिख रहा है ऑलरेडी, ठीक है। यही है वो पुरुष धड़। ये कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा से ये मिला है, ठीक है, हड़प्पा से। लाल चूना पत्थर या लाल बलुआ पत्थर दोनों ही शब्द देखने को मिल जाते हैं। मैं एनसीईआरटी की जब बुक देखते हैं उसमें लाल चूना पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है, दोनों सब देखने को मिलते हैं, लेकिन है कौन सा पत्थर, कौन से रंग का है, तो लाल रंग का है। हड़प्पा से मिला है, क्या मिला है, हड़प्पा से। इसको बोलते हैं मेल टोर्सो, क्या बोलते हैं, मेल टोर्सो। एक नर्तक का धड़ भी मिला है। जो धड़ जो मिले हैं ना, जितने भी धड़ मिले हैं, केवल धड़, उनकी गर्दन नहीं है, ऊपर वाली गर्दन है लेकिन ऊपर का जो फेस होता है ना, हेड, वो नहीं है। इस पे देखो वो नहीं है ऊपर। तो ये क्या है, ये जो धड़ दोनों मिले, एक तो नर्तक का धड़ और ये सीधा क्या है, पुरुष का धड़, ये दोनों कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। तो यही है वो जिसको बोलते हैं मेल टोर्सो, लाल चूना पत्थर या लाल बलुआ पत्थर भी कह सकते हो। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, रेड लाइमस्टोन, यानी कि लाल रंग का पत्थर है, ठीक है। मैंने फोटो अभी दिखा दिया आपको। उसके बाद में फिर चलते हैं हम 116, कांगड़ा शैली की विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज क्या था, धार्मिक थी, आम जनजीवन की थी, या फिर मेले और त्यौहार की थी, या फिर सारे विकल्प सही हैं। तो आपको क्या लगता है, धार्मिक थी? मैं कहता हूँ बिल्कुल थी धार्मिक। धार्मिक तो ऑब्वियसली कृष्ण से जन्म, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कृष्ण की पेंटिंग तो बहुत सारी बनी है उसमें। आम जनजीवन की पेंटिंग भी बनी थी, मेले और त्यौहार की पेंटिंग भी बनी थी, ये तीनों ही बनी है। तो इसका मतलब क्या है, सारे विकल्प सही हैं, ठीक है। तो 116 में क्या हो जाएगा, 4, यानी कि सारे के सारे विकल्प ही क्या हैं, सही हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से चित्रकला का षडांग का हिस्सा नहीं है। देखिए ये मैंने 2017 वाला पेपर करवाया, उसमें भी मैंने कहा था कि वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया कामसूत्र एक ग्रंथ है, और कामसूत्र का एक टीकाकार किया था जिस विद्वान का नाम था यशोधर पंडित। उसने जयमंगला नाम से नई ग्रंथ लिख दिया था, नया, यानी कि उस ग्रंथ, जैसे कहते हैं ना कि रिसर्च करना। अगर आज के टाइम पे हम कह रहे हैं कि किसी की पुरान, हम जैसे रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे कलाकारों की बुक लेते हैं और उन बुकों को निकाल करके उसमें कंटेंट निकाल लेते हैं, कुछ नया ऐड करके हम नई बुक तैयार कर देते हैं। लाइक उसी तरीके से उन्होंने जैसे कामसूत्र बुक लिया और उस बुक में से एक टॉपिक उठाया, उसी टॉपिक को बढ़ा चढ़ा करके उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताया, उसी को बोलते हैं टीकाकरण करना, ठीक है। तो वो यशोधर पंडित थे जिसने जयमंगला नाम से टीकाकरण किया, और उसी यशोधर पंडित ने जयमंगला बुक के अंदर एक सूत्र लिखा था जो इस तरीके से था, रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। आप गूगल करके देख लेना,
चित्रकला षडंग, भारतीय चित्रकला षडंग लिख लेना, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। षडंग लिख देना तो भी आ जाएगा। 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट, 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट, इस तरीके से लिखोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग, ये लिख देना गूगल में, ये लिख देना द 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, सिर्फ इतना लिख देना, ऑटोमेटिकली वो पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। वो आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। उसमें क्या है, रूप भेदा, परमाणानी, भाव, लवण योजनम, तो ये 3 मिल गए। बाकी बच गया कौन सा, संतुलन। ये बैलेंस तो अलग चीज़ है, ये संयोजन का सिद्धांत है, तो ये चित्रकला षडंग के अंदर शामिल नहीं होता है। तो इसमें जो हिस्सा नहीं है वो कौन सा नहीं है, वो संतुलन नहीं है। ठीक है, बैलेंस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनी ठनी का संबंध किस कला शैली से है। देखिए अभी ऊपर जिक्र किया था, सीधा यही पूछ लिया कि संबंध किस शैली से है। तो किशनगढ़ शैली कौन सी शैली से संबंधित है, राजस्थानी शैली से संबंधित है, ये मैंने बताया। तो क्या है, राजस्थानी शैली। ठीक है, बनी ठनी राजस्थान की किशनगढ़ शैली से संबंध रखते हैं। मोर ध्वज निहालचंद के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रंगों में हाईलाइट दिखाने के लिए सफ़ेद कागज ही छोड़ दिया जाता है। अगर जहाँ पे हमको हाईलाइट रखना है ना, सफ़ेद जगह रखनी है, हाईलाइट रखना है, उसको हम उस पर रंग लगाते ही नहीं है उस जगह पे, उस जगह को खाली छोड़ना पड़ता है। वो जल रंग की टेक्निक होती है। कौन सी टेक्निक होती है, जल रंग की टेक्निक होती है, जिसके अंदर हाईलाइट दिखाने के लिए सफ़ेद कागज़ को छोड़ना पड़ता है। सफ़ेद रंग नहीं लगाते उसमें, सफ़ेद रंग यूज़ नहीं होता है, वो जल रंग है। कौन सा है, जल रंग। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर स्तंभ, देखिए यहाँ पे लिखा है शेर स्तंभ, यहाँ पे देखिए लायन कैपिटल। ठीक है, लायन कैपिटल वाज फाउंड फ्रॉम, कहाँ से मिला है लायन कैपिटल। ये लायन जो कैपिटल है ये सारनाथ से मिला है। कहाँ से मिला है, सारनाथ से। किसके द्वारा बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, अशोक के द्वारा। ठीक है, लायन कैपिटल है। अब इस लायन कैपिटल के बारे में आप पूरा जान लेना। ठीक है, बाकी हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें सारा बताएंगे। आपकी अगर जिस तरीके से डिमांड है ना, उस तरीके से हम वीडियो जो है वो बनाते जाएंगे। ठीक है, बाकी आप सभी को पता होगा इसके बारे में पूरा डिटेल से। और एक ये भी बात आपको पता है कि जो मौर्य काल है उस समय में ये बनाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। और मौर्य काल की सबसे बड़ी विशेषता थी ओपदार पॉलिश। तो ये स्तंभ मैंने 2017 वाले पेपर में भी दिखाया था, जिसके ऊपर क्या है, ओपदार पॉलिश की गई। अभी दोबारा दिखा देता हूँ, एक बार दोबारा देख लीजिए। यही है वो सारनाथ वाला सिंह शीर्ष स्तंभ। ठीक है, सिंह शीर्ष स्तंभ, ये देखिए इस तरीके से। इस पे क्या है, पॉलिश दिख रही है ना आपको, क्या दिख रही है, पॉलिश दिख रही है। तो यही क्या होता है, यही मौर्य काल की सबसे बड़ी विशेषता थी, ओपदार पॉलिश। तो ये है अशोक स्तंभ, इस पे 4 चक्कर बने हुए, इसके सिर पे भी एक चक्कर हुआ करता था। तो ये यहाँ पे जो चक्कर बना है इसमें कितनी तीलियाँ हैं आप सभी को पता होगा, 24 बताते हैं। ठीक है, लेकिन इसके सर पे एक चक्कर हुआ करता था, यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे बहुत बड़ा चक्कर था, उसमें 32 आ रहे थे। कितने आ रहे थे, 32 आ रहे थे। इसके सर पे जो चक्कर हुआ करता था उसमें 32 आ रहे थे। ये बात आप याद रखोगे। 4 शेर है, चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं, और इसको बोलते हैं, ये वाली चौकी है, नीचे वाली क्या है, चौकी। और इस चौकी के जो ऊपर है यहाँ पे 4 पशु बने हुए, बैल है, हाथी है ना। ये चारों पशु आप अच्छे तरीके से देख लेना, जो चारों दिशाओं के भी प्रतीक ये भी माने जाते हैं। और नीचे क्या है, उल्टे कमल की आकृति, ये घंटानुमा उल्टे कमल की आकृति की एक आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कुछ विशेषताएं हैं इसके बारे में। ठीक है, और ये जो उल्टे कमल की आकृति, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैठकी। क्या बोलते हैं, बैठकी बोलते हैं। ठीक है, अब ये 5, ये देखिए शीर्ष हो गया, चौकी ये वाली क्या है, ये ऊपर वाला शीर्ष हो गया, ऊपर जो पशु बने ना, ये शेर बने, ये शीर्ष है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये चौकी है। फिर ये इसके चौकी के नीचे ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं कंठा। क्या बोलते हैं, कंठा। और ये इसके नीचे क्या है, बैठकी। बैठकी के नीचे भी देखिए कुछ दिख रहा है यहाँ पे कुछ, तो ये वाली जो पट्टी होती है इसको बोलते हैं मेखला। तो मेखला, बैठकी, कंठा, चौकी और शीर्ष, ये 5 भाग होते हैं। ये नीचे वाला क्या है, मेखला। फिर उसके ऊपर क्या है, बैठकी। क्या है, बैठकी। फिर बैठकी के ऊपर ये क्या है, कंठा। फिर उसके ऊपर क्या है, ये वाली चौकी। क्या है, चौकी। चौकी के ऊपर क्या है, शीर्ष। ये 5 भाग हो गए। और इस 5 भागों को मिलकर एक चीज़ बनती है, उसको बोलते हैं परगहा। क्या बोलते हैं, परगहा। परगहा में कितने भाग होते हैं स्तंभ के, 5 भाग। ठीक है, परगहा। और उस परगहा के नीचे होता है जो पिलर, पूरा लंबा पिलर, पिलर को बोलते हैं लाट। क्या बोलते हैं, लाट बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो इसमें क्या हो गया आपका, सारनाथ से शेर स्तंभ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन चित्रशैली का धरातल क्या था? तो आपको पता है ताड़पत्र है, यानी कि ताड़पत्र पे, ठीक है, पाम लीव्स, क्या है इसको बोलते हैं, पाम लीव्स, ताड़पत्र, जो खजूर की जो पत्तियां होती है ना उसके ऊपर ये बनते हैं, ताड़ का पेड़, उसके ऊपर क्या है, ये जैन शैली के जो चित्र है वो देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे ताड़पत्र भी है। अच्छा, 14वीं शताब्दी के अंदर क्या है, जैन चित्र भी बने थे। 14वीं शताब्दी के अंदर जाकर के वो कागज़ पर बनने लग गए थे। किस पे बनने लग गए थे? कागज़ पर भी बनने लग गए थे। इसका मतलब कागज़ पे भी चित्र बने हैं जैन चित्रशैली, तो ये भी सही है, कागज़ भी दे रखा है इसने। फिर उसके अलावा कपड़ा भी है, बिल्कुल कपड़े पर भी जैन शैली के चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये इसमें तीनों विकल्प सही है, तो इसका मतलब सारे विकल्प क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। लेकिन अगर आपको पाल शैली दे देना, पाल शैली कौन सी दे दे, पाल शैली, तो पाल शैली में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड 14वीं शताब्दी के अंदर नहीं आता है। 14वीं शताब्दी में जैन शैली वाली आती है, ठीक है, उससे पहले पहले है पाल शैली, 14वीं शताब्दी से बहुत पहले पहले, 12वीं के लगभग, 12वीं-13वीं सदी, यानी कि लगभग 12वीं सदी की बात आती है वो। तो उस समय केवल ताड़पत्र पे चित्र बने थे, लेकिन बाद में क्या है, 14वीं शताब्दी में कागज़ पर भी बनने लग गए थे, और बाद में क्या है, कपड़े पर भी बने हैं चित्र साथ में, ठीक है। तो जैन चित्रशैली का धरातल क्या है, तीनों ही हैं, ताड़पत्र भी है, कागज़ भी है, कपड़ा भी है, तो सारे विकल्प क्या हो जाते हैं, इसके सही हो जाते हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 122, कैलाश मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? वो एक बात याद रखना, जैन चित्रशैली के जो चित्र है ना कागज़ पे कब बनने शुरू हुए थे, कागज़ पर चित्र, वो 14वीं शताब्दी में बनने शुरू हुए थे। 122 नंबर क्वेश्चन है कि कैलाश मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैलाश मंदिर ओबियसली मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्कल्पचर के लिए। कैलाश टेम्पल इज फेमस फॉर स्कल्पचर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी लेटी रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लेटी, सीधी लेटी, ये ऐसी रेखा है, ये ऐसी, तो ये क्या है, ऐसी रेखा। अगर आदमी लेटा हुआ है इस तरीके से, ये रेखा बना रहा है ना आदमी लेटा हुआ, ठीक है, ये इस तरीके से आदमी लेटा हुआ है यहाँ पे ज़मीन पे या बेड पे, तो वो क्या है, आराम फरमा रहा है, तो वो किसकी चिन्ह करता है, आराम का, रेस्ट है। तो 123 में क्या हो जाएगा, 3, यानी कि रेस्ट, सीधी सी बात है। तो रेखाओं के जो भाव है ना वो पढ़ लेना आप। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रविड़ जो दक्षिणी शैली से संबंधित है, उन्होंने प्रमुख तौर पर किस तरह का काम किया? द्रविड़ जो दक्षिणी शैली से संबंधित है, आपको पता है मंदिर जो है ना, मंदिर शैली, मंदिर की जो स्टाइल है, टेम्पल जो बनते हैं वो गुप्त काल से बनने शुरू हुए थे। किस काल से? गुप्त काल से मंदिर बनने शुरू हुए थे। और मंदिर जो हैं उनकी 3 स्टाइल रही है। हमारे उत्तरी भारत के अंदर जो मंदिर बने थे उनको कहते हैं नागर शैली, जो केवल उत्तरी भारत में देखने को मिलता है। दक्षिणी भारत में जो मंदिर बने थे उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ द्रविड़ शैली, तो ये द्रविड़ शैली थे दक्षिणी भारत वाले। उत्तरी भारत वाले नागर शैली, दक्षिणी भारत वाली द्रविड़ शैली, और जो बीच का भारत बच गया मध्य भारत के अंदर, वहाँ पे द्रविड़ और नागर, यानी कि उत्तरी भारत की नागर शैली, दक्षिणी भारत की द्रविड़ शैली, उन दोनों की जो स्टाइल है वो जॉइंट होकर के एक बीच की शैली बनी जिसका नाम था वेसर शैली, जो मध्य भारत के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, दक्षिणी शैली, नागर शैली में क्या है, मंदिर चौकी पे बनेगा, और द्रविड़ शैली में मंदिर चौकी पे नहीं है। और मंदिर के आगे क्या है, अगर जलाशय बनता है, पौंड, एक तालाब जैसा कुछ बनेगा, स्विमिंग पूल जैसा कुछ बनेगा, तो वो क्या है, वो केवल दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। और तोरण द्वार बनते हैं, वो भी कहाँ पे बनते हैं, दक्षिण की द्रविड़ शैली में। जलाशय बनता है वो भी दक्षिण की द्रविड़ शैली में। सीधा बेसमेंट पे मंदिर बनेगा, कोई चौकी नहीं बनेगी। अगर मंदिर पे चौकी बनेगी, तोरण द्वार नहीं है, जलाशय नहीं है, तो वो मंदिर क्या है, नागर शैली का है। अगर मंदिर चौकी पे बना है, उसी के साथ में अगर तोरण द्वार बना दिया, तो वो मंदिर बेसर शैली में आ गया, या फिर जलाशय बना दिया तो वो वेसर शैली में आ गया, क्योंकि द्रविड़ शैली का जलाशय निकाल लिया और उत्तरी भारत की नागर शैली है उसका भी कंबाइन हो गया, द्रविड़ शैली का भी कंबाइन हो गया। दोनों अगर कंबाइन हो जाती है तो कौन सी शैली बन जाती है, वेसर शैली बन जाती है, याद रखोगे। तो द्रविड़ शैली, इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि द्रविड़ जो दक्षिणी शैली से संबंधित है, उन्होंने प्रमुख तौर पर किस तरह का काम किया है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो इसके बारे में, क्या कहोगे, मूर्तिकला, क्योंकि चित्र शिल्प ये नहीं है, इसमें क्या आएगा, आर्किटेक्चर वाला इतना नहीं है, इसमें स्कल्पचर मेन इंपॉर्टेंट। द्रविड़ जो रिलेटेड है ना, डक्कन स्टाइल कंट्रीब्यूट मेनली इन स्कल्पचर, स्कल्पचर में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना। द्रविड़ शैली है ना, द्रविड़ जो दक्षिणी शैली से संबंधित है, उन्होंने प्रमुख तौर पर जो काम किया है वो मूर्तिकला की तरह काम किया, ठीक है। मूर्ति जो होता है ना, मूर्ति कला की तरह काम किया। मंदिर जो बने हैं ना एकदम इतने बारीक बने हैं, तोरण द्वार आप देखना दक्षिणी शैली में
जो मंदिर है ना दक्षिणी शैली में बने हुए, तोरण द्वार आप सर्च करना गूगल पे, तोरण द्वार देखना उसका काम कैसा, कितना बारीकी काम किया गया, लेकिन ऐसे लग रहा है कि मूर्ति बना रहे हैं वो, पूरा तोरण द्वार इस तरीके से बनाया है, तो वो स्कल्पचर का काम है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 125। खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो ये कंद्रिया महादेव का मंदिर है। कौन सा है? कंद्रिया महादेव का मंदिर, आपको पता होगा। विच वाज द फेमस टेम्पल ऑफ खजुराहो, तो वो कौन सा है? कंद्रिया महादेव है। उसके बाद में फिर 126 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कला का तत्व है? रंग, रेखा, रूप, तान, पोत, अंतराल। ये कला के 6 तत्व होते हैं। रंग, रेखा, रूप, तान, पोत, अंतराल। ये संतुलन है, परिप्रेक्ष्य है, लय है। ये किस में आते हैं? ये संयोजन के सिद्धांत में आते हैं। लेकिन एलिमेंट्स जो आप आर्ट देख रहे हो, एलिमेंट ऑफ आर्ट, तो उसमें क्या है? रंग यानी कि कलर, रेखा यानी कि लाइन, रूप यानी कि फॉर्म, रंग, रेखा, रूप, तान यानी कि टोन, रंग, रेखा, रूप, तान, पोत यानी कि टेक्सचर, अंतराल यानी कि स्पेस। ये क्या है? कला के तत्व हैं। तो इसमें कौन सा है? रंग है। तो 126 में क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर 127 फुलकारी क्या है? ये फुलकारी पंजाब की एक ओढ़नी आप कह सकते हो, ठीक है, पंजाब से रिलेटेड है ये, पंजाब की ये फोक आर्ट के अंदर तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। ललित कला नहीं है, शिल्प भी नहीं है, प्रसिद्ध कला, पॉपुलर आर्ट भी नहीं, ये तीनों नहीं है। बच गया कौन सा? लोक कला। तो ये लोक कला के अंदर आती है फुलकारी, ठीक है। आप देखना ये कपड़े की कला है फुलकारी, ठीक है, वहाँ की लोक कला है। उसके बाद में फिर 128 पे चलते हैं। राजस्थानी चित्रशैली की खोज किसने की थी? आनंद कुमार स्वामी। किसने की थी? आनंद कुमार स्वामी, क्योंकि इन्होंने ही राजस्थानी शैली को राजपूत पेंटिंग के नाम से इन्होंने एक राजस्थानी शैली पे बुक भी लिखी है। और राजस्थानी शैली का वैज्ञानिक विभाजन सबसे पहले जो किया था वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने, राजपूत पेंटिंग पुस्तक लिख करके, ठीक है। तो इसमें सही कौन सा होगा? आनंद कुमार स्वामी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार बनने से पहले सेना में ड्राफ्टमैन था? विच आर्टिस्ट वाज ड्राफ्टमैन इन द आर्मी बिफोर बिकमिंग फेमस पेंटर? गोपाल सिंह, शोभा सिंह, करनैल सिंह या गुरुचरण सिंह? इसमें से कौन सा कलाकार था वो? तो उसमें था शोभा सिंह। कौन? शोभा सिंह। शोभा सिंह ऐसा प्रसिद्ध कलाकार है, ऐसा चित्रकार है जो चित्रकार जब बना उससे पहले वो सेना में ड्राफ्टमैन हुआ करते थे, उसके बाद में चित्रकार बने थे, ठीक है। शोभा सिंह, ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद फिर चलते हैं 130 पे। बसोली कला के अंदर है। बसोली कहाँ पे है? बसोली कहाँ पे है? जम्मू में पड़ता है। ये ऐसे पूछा बसोली कहाँ पे, तो ये बसोली कहाँ पे है? जम्मू में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू में है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ बुद्ध इनमें से कौन से पत्थर से बना है? सारनाथ का जो बुद्ध है ना, वो पूछा है सारनाथ बुद्धा इज मेड ऑफ विच स्टोन? कौन से पत्थर से जो है वो बना हुआ है? तो चुनार का सैंड स्टोन है। कहाँ का है? चुनार का सैंड स्टोन यानी कि बलुआ पत्थर। चुनार के बलुआ पत्थर से सारनाथ वाला बुद्ध जो है वो बना हुआ है। उसके बाद में 132, भारत में कौन से मुगल बादशाह ने मुगल चित्रशैली को प्रारंभ किया था? मुगल चित्रशैली को प्रारंभ किसने किया था? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो आप क्या कहोगे? बाबर, ठीक है। मुगल चित्रशैली को शुरू किसने कर दिया था? कौन आ गया था सबसे पहले? बाबर आ गया था, तो बाबर ही शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस 132 में क्या हो जाएगा? 3 यानी कि बाबर। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1904 में कौन से चित्रकार को केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी? इसमें से कौन सा कलाकार है वो? वो है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी 1904 में, जो तेल चित्रकारी करता था। कैसी चित्रकारी करता था? तेल चित्रकारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर टेराकोटा मंदिर कहाँ पे है? टेराकोटा मंदिर विष्णुपुर में, नालंदा में, बोध गया में, या फिर सारे के सारे विकल्प जो हैं वो गलत हैं? नहीं, विष्णुपुर के अंदर है। कहाँ पे है? विष्णुपुर। मशहूर टेराकोटा मंदिर कहाँ पे है? विष्णुपुर में है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं का चित्रण कौन सी गुफाओं में हुआ है? जातक कथाओं का चित्रण, ये तो आप सभी को पता है। जातक कथाएं क्या होती है? बुद्ध भगवान की जो जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं उनको बोलते हैं जातक कथाएं, जो अजंता के अंदर देखने को मिलती हैं। और अजंता के अंदर कुल 547 जातक कथाएं चित्रित मानी जाती हैं, 547 अजंता के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्रकला की श्रृंखला पेमेट्स
क्या है, प्लेमेट्स। ये प्लेमेट्स चित्रकला की श्रृंखला है, जो ये काम है वो किसके द्वारा किया गया है, चित्रकला की श्रृंखला प्लेमेट्स, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, सतीश गुजराल के द्वारा। प्लेमेट्स किसका काम है, चित्रकला की श्रृंखला, सतीश गुजराल, जो एक आर्किटेक्चर के रूप में, वास्तुकार के रूप में भी जाने जाते हैं, म्यूरल यानी भित्ति चित्रकार भी है, चित्रकारिता भी इसने की है, सारा काम ही इसने लगभग जो है वो किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधार कला की भारत में समकालीन कला कौन सी है, यानी गांधार कला की भारत में समकालीन कला कौन सी है, यानी कि विच इज कंटेम्प्रेरी टू गांधार आर्ट इन इंडिया, यानी कि गांधार कला चल रही थी, उसकी समकालीन कला और कौन सी चल रही थी, ऐसा क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा है। तो वो कौन सा है, गांधार का स्थल कौन सा था, मथुरा था। तो मथुरा ही क्या है, गांधार कला की समकालीन कला मानी जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 138, जैन शैली में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख रंग थे, कौन से रंग थे, वो सेकेंडरी कलर थे। सेकेंडरी कलर को आप क्या कहोगे, सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, यानी कि जो प्राथमिक हमारे रंग होते हैं ना, लाल पीला नीला, उन रंगों को जो उनमें से दो रंगों को आपस में मिलाकर के जो 3 रंग और बन जाते हैं, जैसे हरा, नारंगी और बैंगनी, ये 3 रंग क्या है, वो सेकेंडरी रंग है, द्वितीय रंग। तो क्या द्वितीय रंग यूज में हुए हैं, नहीं। प्राथमिक रंग हुए हैं, बिल्कुल यूज में हुए हैं। क्या ठंडे रंग है, पीले, मतलब केवल हरा रंग काम में लेना है, केवल ब्लू काम में लेना और काम में नहीं लेना, ठंडे रंग ही लेने हैं। या फिर लाल पीला यही काम में लेना, ऑरेंज काम में लेना और बाकी नहीं लेने काम, ऐसा नहीं है। केवल प्राथमिक रंग काम में लिए गए हैं। कौन से रंग काम में लिए गए थे, प्राथमिक रंग, लाल पीला और नीला, ये 3 रंग प्राथमिक रंग होते हैं, यही रंग जैन शैली के अंदर काम में लिए गए थे उसमें, ठीक है। 139 पे चलते हैं। 139, भीमबेटका का संबंध किस राज्य से है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ती है, भोपाल से थोड़ी सी दूरी पे है, लगभग 54 किलोमीटर की समथिंग दूरी पे है। भीमबेटका एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, कैसा स्थल है, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका की खोज किसने की थी, प्रोफेसर वाकणकर ने की थी। किसने की थी, वाकणकर ने की थी, प्रोफेसर वाकणकर ने। अच्छा, इसकी खोज उज्जैन, ये प्रोफेसर उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे वाकणकर, इसने खोज की थी। और मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कब की थी, आप बताइए मुझे, ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हो इसकी खोज जो है वो कब की गई थी, वाकणकर के द्वारा की गई थी, लेकिन कब की गई थी ये आपको बताना है। 139 के बाद में चलते हैं 140 पे। शिव तपस्या में लीन पार्वती, शिव की तपस्या में लीन पार्वती है, ये प्रसिद्ध चित्र है, ये किसने बनाया था, ये किसने बनाया है, शिव तपस्या में। ऐसे चित्र कौन बनाते थे, देवी प्रसाद, असित कुमार हल्दार, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ, नहीं, ये इसमें से कौन बनाते हैं, नंदलाल बोस। शिव तपस्या में लीन पार्वती चित्र किसने बनाया है, शिव तपस्या में लीन पार्वती, ऐसा इंग्लिश में लिख दिया, शिव तपस्या में लीन पार्वती, है ना, किसने बनाया है, नंदलाल बोस ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मथुरा कला पर प्रभाव पड़ा था, जैन का, हिंदू का, बुद्ध का, या सभी विकल्प जो हैं वो सारे के सारे सही हैं। मुझे तो सारे सही लगते हैं, क्योंकि मथुरा की कला है, उसमें जैन चित्र भी बने हैं, हिंदू धर्म से संबंधित भी। मथुरा कला में मूर्ति कला जो हुई है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मथुरा में मूर्ति कला जो हुई है, जैन से संबंधित, जैन भगवान की मूर्ति कलाएँ भी बनी हैं, हिंदू भगवान मूर्ति कलाएँ बनी हैं, शिव वगैरह, ठीक है। बुद्ध भगवान की प्रतिमा तो आपको पता है मथुरा में मिली है। हिंदू मतलब शिव भगवान हो गए, और जैन में कौन से आगे, महावीर स्वामी हो गए, तो उन जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती है। तो तीनों के तीनों ही ऑप्शन हमें सही हैं, ठीक है। तो सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। याद रखना, मथुरा कला में जैन, हिंदू, बुद्ध तीनों की मूर्तियां देखने को मिलती है, तीनों धर्म से संबंधित मूर्ति कला हुई है, स्कल्पचर बने हैं, तो सारे विकल्प सही हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पे है, डोगरा आर्ट, वेयर इज ए डोगरा आर्ट गैलरी, कहाँ पे है। 142, इसमें क्या हो जाएगा आपका, जम्मू। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पे है, जम्मू में। कहाँ पे है, जम्मू में है डोगरा आर्ट गैलरी, जम्मू। 142 के बाद में चलते हैं 143। कौन सी पहाड़ी चित्रशैली की कला संस्था में अधिकतर कृष्ण जी से संबंधित चित्र हमें देखने को मिलते हैं, पहाड़ी चित्रशैली की कला संस्था में। इसमें गुलेर है, कांगड़ा है, मंडी है, या फिर चंबा है। 143 कौन सी है, कांगड़ा शैली है, कांगड़ा शैली। इसमें से फेमस कौन सी है पहाड़ी शैली में, तो वो कांगड़ा है, तो आप कांगड़ा ही करोगे, ठीक है। तो अधिकतर कृष्ण जी से संबंधित जो चित्र मिलते हैं देखने को, वो कांगड़ा शैली में देखने को ही मिलते हैं। 144 पे चलते हैं। नागर शैली का संबंध कौन सी कला से है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नागर शैली का संबंध कौन सी कला से है, पहाड़ी शैली से, दक्षिणी शैली से, राजस्थानी से, कौन सी कला से है नागर शैली का संबंध, पहाड़ी
कला से है, दक्षिणी कला से है, राजस्थानी कला से है या फिर मुगल कला से है। तो इसमें आप क्या कहोगे? नागर शैली का संबंध क्या है? पहाड़ी शैली नहीं है, राजस्थानी शैली नहीं है, मुगल शैली नहीं है, बच जाता है कौन? दक्षिणी, दक्षिणी क्षेत्र है। नागर शैली का संबंध उस कला से माना जाता है, ठीक है। 144 में आप क्या करोगे? दक्षिणी करोगे, ठीक है। द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिणी भारत की है, ठीक है, लेकिन ये आर्चटेट के द्वारा जो आंसर माना गया ना, वो ये दक्षिणी शैली जो है वो माना गया है, ठीक है। 144 में क्या माना गया है? दक्षिणी शैली। तो लेकिन नागर शैली है ना, वो उत्तरी भारत की शैली है, उस उत्तरी भारत की स्टाइल है। ये मंदिर की जो स्टाइल अगर बात करें ना स्पेशली, तो वो उत्तर भारत की स्टाइल है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की है और वेस्टर शैली क्या है? मध्य भारत की है। ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा आप और डिटेल में देख लेना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेक्सचर क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है? रंग है क्या? धरातल है क्या? बिल्कुल धरातल है। क्या है? धरातल। कोई भी सरफेस होती है उसको हम देख करके या फिर टच करके बताते हैं ये खुरदरी है, ये चिकनी है, तो वो उसका जो खुरदरापन, चिकनापन, वही क्या है? उस सरफेस का जो गुण होता है वही क्या होता है? टेक्सचर होता है। याद रखोगे, ठीक है, कोई भी धरातल का। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी है। सिंधु घाटी से प्राप्त जो मोहरें हैं वो किससे बनी हैं? सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई है अधिकतर मोहरें, ठीक है। तो 146 में आप क्या करोगे? सेल खड़ी पत्थर नहीं दिया हुआ तो क्या टेराकोटा कर सकते हैं। मेटल नहीं है, न सैंडस्टोन, पत्थर धातु नहीं है, टेराकोटा में बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? टेराकोटा से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से मशहूर चित्रकार ने कांगड़ा दुल्हन का चित्र तेल रंगों में बनाया? कांगड़ा दुल्हन, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। कांगड़ा दुल्हन 147। तो इसमें काम कौन करेगा? शोभा सिंह करेगा। कौन करेगा? शोभा सिंह करेगा। शोभा सिंह के 2 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? कांगड़ा दुल्हन का चित्र जो है वो तेल रंग में किसने बनाया था? तो वो किसने बनाया है? शोभा सिंह ने बनाया है। उसके बाद में हम चलते हैं 148 पे। इनमें से कौन सा कलाकार बंगाल स्कूल का नहीं है? इसमें से कौन सा कलाकार है जो बंगाल स्कूल का नहीं है, या फिर सारे के सारे विकल्प जो हैं वो गलत हैं? तो इसमें से बंगाल स्कूल का कलाकार नहीं है, तो 148 में आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिद्ध कुमार हलदार। यमुनी रॉय भी है, नंदलाल बोस भी है, अवनिंद्रनाथ ठाकुर भी थे, है ना, कई सारे कलाकार थे। तो बंगाल से लेके जो कलाकार है ना वो सारे के सारे आप देख लेना अच्छे तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मद्रास कला विद्यालय का पहला प्रिंसिपल कौन था? तो इसमें मद्रास कला स्कूल का भारतीय प्रिंसिपल की जब बात करें तो वो कौन था? देवी प्रसाद राय चौधरी। लेकिन अगर सीधा पूछे कि वेस्टर्न का ये किसका है, वेस्टर्न का है, तो वो कौन था? वो ईवी हेवेल था। अर्नेस्ट, इसका पूरा नाम है अर्नेस्ट विनफील्ड हेवेल। पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट विनफील्ड हेवेल। तो ये मद्रास कला विद्यालय का पहला प्रिंसिपल था। उसके बाद में दूसरा जो भारतीय बना वो कौन था? देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है। दोनों ही आप याद रखना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? मैंने बताई थी कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में, बागोरा नदी के किनारे है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है वहाँ पे पड़ती है, बागोरा नदी के घुमाव पे ये गुफाएं बनी हैं। और अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। संख्या में कितनी है? 30। और उसकी गणना किस दिशा से, किस साइड से किस साइड करते हैं? उसकी गणना करते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी कि ऐसे गुफा बनी हुई है अर्धचंद्राकार, और उसकी गिनती करते हैं उधर की साइड से, यानी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके यहाँ इस साइड में गिनती करते हैं। ऐसे गिनती कर रहे हैं, सीधा नहीं कर रहे, उल्टी साइड से गिनती कर रहे हैं, क्योंकि ये गणना करने में क्या है? इजी हो जाती है, इसलिए गणना इसकी जो की गई है, क्रम लगाए गए हैं वो उल्टी साइड से लगाए गए हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये पूर्व दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। इस साइड से इस साइड की तरफ गणना कर रहे हैं, ठीक है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में पड़ती है। जलगांव से थोड़ी दूरी पे है, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है। जलगांव रेलवे स्टेशन पड़ता है नज़दीक। तो ये आपके 150 तक हो गए आपके कंप्लीट क्वेश्चन। तो इसमें कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 60 प्रश्न हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए आपके। और ये 2016 का पीजीटी फाइन आर्ट का पेपर हमने सोल्व किया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और एक चीज़ और
कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लेना। और आपके जो भी दोस्त हैं ना, प्लीज़ एक काम और करो, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिसको जो भी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके जो निजी दोस्त हैं उनको आप शेयर कर सकते हो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको और कोई क्वेरीज है, एस्टेट वाले पेपर और करवाएं, कौन से करवाने हैं, देखो मैंने निकाल तो रखे हैं, लेकिन आप लाइक करोगे वीडियो को, कमेंट करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। उस हिसाब से क्या है, वीडियो मैं जल्दी जल्दी लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो कल भी हमने अपलोड किया था वीडियो और आज भी हमने अपलोड कर दिया है। कल कितनी तारीख, 10 तारीख को हमने वीडियो अपलोड किया था, आज 11 तारीख को, 10 अप्रैल 2023, और आज क्या है 11 अप्रैल 2023। आज एक और वीडियो आ गया और कल एक और वीडियो लेके आएंगे। हो सकता है हम दिन में 2-2 वीडियो कर दें, क्योंकि आपका पेपर जो है नज़दीक है। पेपर कब है स्टेट का आप मुझे बता सकते हो, तो उस हिसाब से जो पेपर सारे हैं 2021 तक के सारे हम सोल्व करा देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में इतना ही, सभी को धन्यवाद।